अस्सलाम वालेकुम गाई। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ये टॉपिक ये है कि जमीन खरीदते समय कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जिनकी आपको जांच करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपकी सालों की गाड़ी कमाई जाती है। और थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ा सा लालच के चक्कर में यदि आप कहीं गलत जगह फंस गए या आपने उसे चेक नहीं किया और आपके साथ कोई भी मामला गलत हो गया, आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसे बेचने का ही अधिकार नहीं था, या वो सरकारी भूमि है, वन विभाग की भूमि है, बंजर भूमि है, कोई इस तरह की भूमि खरीद ली, तो आपकी गाड़ी कमाई जो है फंस जाएगी और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो जाएगा। और कोर्ट कचहरी में अगर आप चक्करों में पड़े हैं तो आपको मालूम है, और यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े हैं तो आप अगर पड़ गए तो आपको पता चल जाएगा कोर्ट कचहरी का चक्कर कितना बुरा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप कोई मकान, दुकान, प्लॉट या जमीन या किसी भूमि, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उससे पहले आपको किन किन कागजों की अवश्य जांच कर लेनी चाहिए यदि आप पे आती है, और अगर आप पे नहीं आती तो आप किसी काबिल अधिवक्ता से मिलकर उन कागजों की जांच करा लें। तो साथियों, इसके पूरा का पूरा एक एक टॉपिक मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपके मतलब का अगर टॉपिक है तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इस पे एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखो, कृषि भूमि और कृषि भूमि हो, जंगल की जमीन हो, ये इनके लिए प्रक्रिया अलग होती है जांचने की। मकान, दुकान, प्लॉट या घेर वगैरह, आप कोई आबादी वाली भूमि खरीदते हैं या कॉमर्शियल भूमि खरीदते हैं, उसकी प्रक्रिया अलग होती है जानने की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आप कोई ऐसा प्लॉट या मकान या दुकान खरीद रहे हैं जो उसके पास जिससे आप खरीद रहे हैं उसकी बेनामे की प्रॉपर्टी है, यानी उसने भी किसी से बेनामा ले रखा है, तो उन कागजों की आपको क्या जांच करनी है। सबसे पहले तो आपको वो वाला बेनामा उससे लेना है, ओरिजिनल बेनामा। ओरिजिनल बेनामा अगर उसके पास है तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं है, क्योंकि बैंक या फाइनेंस कंपनी जब भी लोन देती है तो ओरिजिनल बेनामा अपने पास जमा कर लेती है, और यदि उसके पास ओरिजिनल बेनामा नहीं है तो इसमें कोई भी फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहले आपको वो ओरिजिनल बेनामा लेना है, और फिर उस बेनामे में आपको ये देखना है कि इसने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर्टी उसने किससे खरीदी है, यानी कि उससे पिछले वाला बेनामा आपको देखना जरूर है। उससे आपको, और उस पिछले बेनामे में आपको क्या देखना है, उस पिछले बेनामे में आपको यह देखना है कि जिसने वो बेनामा उस व्यक्ति को किया जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसे बेनामा करने का राइट था या नहीं था, यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी कहां से आई। तो अगर उसे राइट था तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं सोल्व हो गई। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि मुझे राइट नहीं है, मैंने किसी और को बेनामा कर दिया और उसने किसी और को बेनामा कर दिया, आपने बेनामा देखा और बेनामे से बेनामा ले लिया। तो यहां जब कल के दिन कोई मामला डिस्प्यूट होगा तो फिर पूरी चेन बनाई जाती है, और चेन से देखा जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने तो बेनामे से ली है, लेकिन जिसने हमें बेनामा किया उसने जिससे बेनामा लिया उसे बेनामे का राइट था या नहीं था। तो ये चीज आपको पहले बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। जब आपने देखा, आपने जिससे बेनामा लिया उसे बेनामे का राइट था, उसके पास बेनामा है, और जिससे उसने बेनामा लिया उसे भी बेनामा करने का राइट था, उसके पास वो बेनामे से राइट आया हो या जिस भी तरह उस पर राइट आया हो, मतलब उसके पास बेनामा करने का राइट था, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, लोन वगैरह कुछ नहीं है। दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है गिफ्ट डीड। अब गिफ्ट डीड में जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास गिफ्ट डीड है, यानी कि हिब्बेनामा। तो हिब्बेनामे में भी आपको यह देखना है जिसने इसे हिब्बेनामा किया है तो उस व्यक्ति को ये राइट था या नहीं था कि इस अकेले व्यक्ति को हिब्बेनामा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये चीज जो है टेक्निकल होती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो किसी काबिल अधिवक्ता से, वकील से आप मिलें, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट दिखा लें, उनकी थोड़ी बहुत फीस होती है, वो फीस दे के आप अपना काम करा सकते हैं, क्योंकि आप लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत आप ये जांच करा लेंगे तो आप आने वाले फ्यूचर के किसी भी झंझट से बच जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कृषि भूमि की। अब अगर यदि आप कोई कृषि भूमि खरीद रहे हैं तो कृषि भूमि में सबसे पहले आता है खसरा और खतौनी। तो खसरे और खतौनी में आपको ये चीज सब क्लियर मेंशन होती है। खतौनी में जब आप देखोगे तो उसमें जो है ये चीजें सारी क्लियर मेंशन होंगी कि ये जमीन इसकी है, और उससे आप ये सबसे पहला ये सवाल आप उससे करेंगे जिससे आप जान लेंगे कि आपके पास ये जमीन कहां से आई। अगर वो विरासत से आई है तो विरासत का आदेश उस खतौनी में दर्ज होगा, उसमें नहीं होगा तो आप उससे पिछली खतौनी निकलवा ले, उसमें दर्ज होगा। और यदि उसने बेनामे से खरीदी है तो आप उससे बेनामा ले लें, और बेनामे का जो वो दाखिल खारिज हुआ है उसका आदेश उस खतौनी में दर्ज होगा और पूरी क्लियर मेंशन होगा। और वही खतौनी में अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई वाद विवाद है तो वही खतौनी में वो वाद विवाद दर्ज होगा। आप जब किसी काबिल अधिवक्ता से ये चीज चेक कराएंगे तो वहीं पे वाकई क्लियर होकर निकल के आ जाएगी कि ये जमीन जो है बिल्कुल क्लियर है, साफ है, या इस पे कोई वाद
पंजीकृत है। और जंगल की जमीन पे लोन जो होते हैं, बैंक से जो लोन होते हैं, वे भी खतौनी पे दर्ज होते हैं। वो भी आप उसमें क्लियर देख लेंगे कि इस जमीन पे कोई लोन तो नहीं है। यदि लोन है तो पहले लोन क्लियर करा दे, क्योंकि लोन वाली जमीन का बैनामा तो हो जाता है, लेकिन जब तहसील में वो दाखिल खारिज के लिए जाती है तो उसका दाखिल खारिज नहीं होता जब तक कि उस प्रॉपर्टी का लोन जमा नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, वैसे यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लियर ये है, आप पैसे दे रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर करके, सारी चीज क्लियर करके आप प्रॉपर्टी खरीदें। तो अगर उसके व्यक्ति के पास बैनामा है, जैसे आपने जंगल की जमीन खरीद रहे हैं, तो बैनामे में, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया है कि उससे पिछला बैनामा जिससे उसने लिया है उसे भी आप ये देख ले उसे राइट था या नहीं था। और जंगल की जमीन में एक सबसे बढ़िया खास बात ये होती है कि दाखिल खारिज मोस्टली कोई अपवाद हैं इस तरह के वो ले दे के हो गए, लेकिन वो पूरे रिकॉर्ड चेक होके जब ही पार्टी का नाम चढ़ता है। और अगर किसी ने गलत रिश्वत भर के या किसी जुगाड़बाजी से अपना गलत नाम चढ़ा भी लिया है तो उस पर मुकदमा होता है, मुकदमे भी कोर्ट में चलते रहते हैं। ये सारी की सारी चीज खतौनी में मेंशन होती है। जब आप खतौनी देखेंगे या किसी काबिल अधिवक्ता से दिखवाएंगे तो ये सब चीज उसमें क्लियर होके आ जाएंगी। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बैनामे जो हैं फ्रॉड चल रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं हूं, मैं किसी और के कर देता हूं, वो मालिक बन जाता है, उससे किसी और के हो जाता है, वो मालिक बन जाता है। एक आपने ये देखा होगा, आप कोई बैनामा ले रहे हैं और वो बैनामा किसी माइनर के नाम है और माइनर का संरक्षण उसके फादर है यानी नाबालिग के नाम है और उसके संरक्षक उसके फादर हैं और वो फादर जो है उसका बैनामा कर देते हैं। जबकि कानून ये कहता है यदि माइनर का बैनामा किया जा रहा है तो उसकी परमिशन कोर्ट से, एडीएम से, ऊपर उच्च अधिकारियों से उसकी परमिशन लाते हैं बेचने के लिए, और उस पैसे का इस्तेमाल जो उस माइनर की शिक्षा में या उसके काम में ही उसी के ऊपर किया जाता है। तो लोग परमिशन तो लाते नहीं और ऐसे ही वो बैनामा कर देते हैं। उसमें फ्यूचर में भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब वो नाबालिग बालिग होगा तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो इस तरह के बैनामों से बचें। और यदि आपका भी इस संबंध में कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं इस वीडियो में न बता पाया हूं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक होता है डबल रजिस्ट्री। डबल रजिस्ट्री का कैसे पता करें? एक आदमी मालिक है, 2010 में उसने बैनामा लिया है और 2010 में बैनामा लेने के बाद प्लॉट था, वो प्लॉट का 2015 में उसने बैनामा कर दिया किसी व्यक्ति के पास। वो प्लॉट था, प्लॉट ही रहा और 2015 से अब 2025 आ गया, आज भी वो प्लॉट पड़ा है। लेकिन जो जिसने 2015 में बैनामा लिया उसने पिछले मालिक से मूल रजिस्ट्री नहीं ली, या वो जंगल की जमीन थी तो उसने फर्ज वगैरह कुछ नहीं लिया, तो वो क्या करता है उसी प्लॉट का दोबारा 2018 में, 20 में, 22 में या 24 में, 25 में किसी और के नाम भी बैनामा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे आए हैं, तो ये डबल रजिस्ट्री हो जाती है। और डबल रजिस्ट्री में एक कानून ये है कि जब वो दूसरा बैनामा हो रहा है और जिसके व्यक्ति के पास पहला बैनामा है, यदि जब उसने पहला बैनामा लिया वो उस टाइम वैध था यानी मालिक को ये अथॉरिटी थी वो बैनामा कर सकता है, तो वही बैनामा वैध रहेगा। लेकिन एक झंझट आपका कोर्ट कचहरी का आपको पड़ गया, क्योंकि जिसने दूसरा बैनामा लिया है उसने कागजों की जांच नहीं कराई, इसलिए उसे पता ही नहीं चल पाया कि इस प्रॉपर्टी पहले भी सेल हो चुकी थी, तो उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। वो उसके मालिक के खिलाफ जो है मुकदमा भी पंजीकृत करा सकता है। कुछ केसों में हमने देखने में आया है कि व्यक्ति ने बैंक से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी गई और उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब कुछ लोग जो हैं, यही मैंने बताया, जानकारी के अभाव में या कागज चेक नहीं कराते तो वे मूल बैनामा नहीं देखते हैं। तो मूल बैनामा न देखने की वजह से फोटो स्टेट देखते हैं और उसी के आधार पर बैनामा करा करके पोजीशन कब्जा ले लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। बैंक का जब लोन नहीं जाएगा और बैंक से जब मामला आएंगे तो वो उस प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पे बैंक ने लोन दिया है और बैंक अपनी कार्रवाई उस प्रॉपर्टी पे कर सकता है। फिर इसमें आपको दिक्कत और परेशानी आएगी। तो इस प्रक्रिया में 2 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए, पता चला आपको जो है 8-10 साल बाद इस चीज को पता चला। तो साथियों, ये जानकारी थी कि बैनामा कराते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखें। ये मैंने बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को बताया, बताने की कोशिश की है। कुछ चीजें और हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। जमीन खरीदते समय ये कागजात जरूर चेक कर लें। जमीन की ऑनलाइन खसरा खतौनी जो मैंने अभी आपको बताया है, कचहरी से पता करें कि विवादित है या नहीं है। जो आप जमीन खरीद रहे हैं उस पर कोई वाद विवाद नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा फिर आप खुद देखेंगे कि हमें ये जमीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। कोई लोन वगैरह यदि उस प्रॉपर्टी पे है तो आप उस लोन को भी चेक करते हैं। नक्शा देखें, आईडी प्रूफ देखें और ये सबसे पहले कंफर्म कर लें कि जिससे आप मतलब बैनामा ले रहे हैं वो उस जमीन का मालिक भी है या नहीं है, उसे बैनामा करने की अथॉरिटी है या नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है एक जमीन के मालिक 4 हैं, चारों भाई हैं और उनमें से एक ने बैनामा कर दिया, जबकि उसके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि वो एक ही बैनामा कर दे। तो हर केस की कंडीशन अलग अलग होती है। यदि आपको भी कोई इस तरह की कंडीशन है तो आप मुझे कमेंट्स करके मेरे से सवाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा और ईमेल आईडी भी दूंगा। आप मुझसे कॉल करके या ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका आपको पूरा सटीक जवाब दूंगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।